हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीखो सीए स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेक्शन 55 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। याद है मैंने आपको जो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन सिखाई थी, तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था कि हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेते हैं, उसके अंदर माइनस करते हैं ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, उससे आता है हमारा नेट कंसिडरेशन, उसमें हम माइनस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, और फिर हमारा बनता है कैपिटल गेन, जो कि है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज द केस में बी। तो हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, कि हमें जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना होता है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले है बोनस शेयर। तो बोनस शेयर के बारे में मैं आपको दोस्तों बता दूं, बोनस शेयर क्या होता है। बोनस शेयर होता है हमारा फ्री फंड का शेयर। हमने शेयर होल्ड कर रखे हैं किसी कंपनी में, तो हमें फ्री में शेयर मिला है। तो क्या होगा, अगर हमने 1/4/2001 से पहले एक्वायर किया हुआ है, जब हमारे बेस ईयर जो हमारा 2001 को बनाया गया है उससे पहले से अगर आपने शेयर होल्ड किया हुआ है, तो जो भी उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट तो हमेशा नील होती है। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 को जो भी फेयर मार्केट में वैल्यू होगी वो विच एवर इज़ हायर, तो अल्टीमेटली आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही लग जाएगी, वही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। तो जितनी भी, देखिए इससे फ़ायदा क्या होता है। मान लीजिए मेरी फेयर वैल्यू है 100, ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, टेंट कंसिडरेशन भी है 100। अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगी, अगर यहाँ पर नील होगी, कुछ नहीं होगी, ये भी नील होगी, तो हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा 100, तो मुझे ज़्यादा पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ ना कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी तो मेरे को कम पे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो ये चीज़ यहाँ से माइनस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 50, तो मुझे अब 100 की जगह 50 पे कैपिटल गेन देना पड़ेगा। तो विच एवर इज़ हायर, तो हम यहाँ पर फिर फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। लेकिन अगर आपने वो बोनस शेयर आपको एक्वायर किया है आफ्टर 1/4/2001, तो क्या होगा, तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलवेज नील होगी। इसका मतलब आपका जो भी सेलिंग प्राइस होगा उस पर आपको टैक्स लग जाएगा और आपको यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लॉ ने एक चीज़ लिखी है जो कि मैंने नोट के थ्रू यहाँ पर लिखा है, आप भी लिख लीजिए, कि अगर सेक्शन 112A अप्लाई होता है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 31/1/2008 लेंगे, और बोनस शेयर के केस में भी। ये आपको लिख लीजिए, आपका मे भी यूज़ आ सकता है एग्जाम के लिए, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। 112A हम आगे जाके पढ़ेंगे। और यहाँ पर आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी, जिस दिन से आपको अलॉटमेंट हुई है उससे लेकर ट्रांसफर डेट जिस दिन आपने वो शेयर बेचा है, ऑब्वियसली वो आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट शेयर। राइट शेयर क्या होता है दोस्तों, देखिए राइट शेयर का मतलब है, जैसे आपने मान लीजिए रिलायंस कंपनी के शेयर होल्ड किए हुए हैं, आपने शेयर होल्ड किए हुए हैं बहुत सारे। रिलायंस कंपनी ने कहा आपके जितने भी शेयर्स हैं उनके बदले हम आपको एक शेयर की वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू आपको मान लीजिए एक शेयर की 100 रुपये है, तो आपको रिलायंस ने बोला कि आपको राइट है कि आप इसको 70 रुपीज़ में परचेज़ कर सकते हैं। तो आपने कहा ठीक है, लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं उसको 70 रुपीज़ में भी परचेज़ कर सकता हूँ कंपनी से, या फिर इस शेयर को मैं रिनाउंस कर दूँ, या इसे मैं बोलता हूँ रेलिंक्विश कर दूँ, जो कि आपको मैंने ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में पढ़ाया था, रेलिंक्विश के एग्जाम्पल में भी दिया था ये। अगर मैं इसको रेलिंक्विश कर दूँ या फिर रिनाउंस कर दूँ अपने किसी फ्रेंड को, किसी दोस्त को, तो मैंने कहा दोस्त मैं 5 रुपये में हर शेयर को तेरे को रेलिंक्विश करता हूँ, फिर तुझे क्या करना पड़ेगा कंपनी को बस, या फिर 10 रुपये में रेलिंक्विश करता हूँ, फिर तुझे कंपनी को बस 70 रुपीज़ दे करने पड़ेंगे, तो टोटल तेरा ये शेयर 80 रुपये का हो जाएगा, 20 रुपये का तेरे को प्रॉफिट तब भी हो रहा है। तो मेरा दोस्त क्या करेगा, मेरा दोस्त मान जाएगा, क्योंकि उसको पता है रिलायंस का शेयर अर्निंग शेयर है, बाद में उसको अर्न करने को मिलेगा, तो वो मेरे से खरीद लेगा। अब क्या होता है, मैं आपको राइट शेयर के केस में कैपिटल गेन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताने जा रहा हूँ। अगर आपने एक्वायर कर लिए शेयर्स, मतलब आपने 100 रुपये के शेयर्स 70 रुपये में कंपनी से खरीद लिए, तो क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा जो भी अमाउंट आपने पे किया है कंपनी को। अच्छा, तो इस केस में हम देखें तो फुल वैल्यू अगर आपकी 100 रुपये है, तो आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी हो गई 70 रुपये की। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई 70, और पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका स्टार्ट होगा अलॉटमेंट डेट से, जिस दिन आपको शेयर अलॉट किए, ना कि जिस दिन आपने पेमेंट या कुछ किया है, क्योंकि शेयर अलॉट बाद में होते हैं। ठीक है, जिस दिन आपको राइट मिला है उस दिन से नहीं, जिस दिन अलॉट हुए हैं उस दिन से आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट होगा। इसके अलावा है, अगर आपने केस रिनाउंस कर दिया होता तो क्या होता, इसे हम बोलते हैं रेलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट। इसे हम ट्रांसफ़र मानते हैं
इन द केस ऑफ कैपिटल गेन, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांसफर की डेफिनेशन में। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा यहाँ पर, रिनाउंस प्राइस जितने का आपने शेयर बेचा है वो हमारे केस में था 10 रुपये। 10 रुपये आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी नील, क्योंकि आपने उसकी कॉस्ट तो उसको एक्वायर करने की कुछ है नहीं। तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कभी नहीं बनेगा, ऑलवेज इट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ओनली। और इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा फ्रॉम ऑफर डेट टू रिनाउंस डेट। जिस दिन आपको ऑफर आया राइट का कंपनी से, उस दिन से जिस दिन आपने रिनाउंस किया अपने दोस्त को, उस दिन तक। तो ये दोस्तों क्यों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं बनेगा, तो सर आंसर ये है यहाँ पर कि क्योंकि देखिए जिस दिन हमें को राइट मिला, मैंने रिनाउंस किया, आज से 2 या 3 महीने के अंदर उसको ऑफर मिल जाएगा। तो इसमें कभी भी 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड होता नहीं है हमारे ऑफर डेट और रिनाउंस डेट में। तो दैट्स वाई इट्स ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन आप हमेशा याद कर लें, ये हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा। और इन द हैंड्स ऑफ रिनाउंस ही क्या होगा, मतलब आपने अपने दोस्त को बेचा, मैं एग्जांपल यहीं रख लेता हूँ, आपने अपने दोस्त को बेचा, तो उस केस में दोस्त के हाथ में क्या होगा, दोस्त के हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी अमाउंट पेड टू द कंपनी 70 रुपये प्लस कॉस्ट ऑफ राइट 10 रुपये, टोटल है 80 रुपये। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी हो जाएगी 80 रुपये, क्योंकि उसने तो 80 रुपये का पड़ा। उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जब कंपनी ने उसे ये शेयर दिया उस डेट से उसकी अलॉटमेंट मानी जाएगी। तो ठीक है, इसके साथ अगले टॉपिक पे चलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के। ये मैं आपको बुक से पढ़ा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूँ गुडविल का। मैं आपको पहले गुडविल बता दूँ। मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, उसकी वैल्यू है, मैंने कहा मेरा एक पूरा बिजनेस है, मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, मैंने कहा मुझे बेचनी है, बड़ा मज़ा नहीं आ रहा, बेचनी है। मैं रिलायंस कंपनी कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। आप, मेरा बिजनेस है, मैंने कहा ऐसा करता हूँ, इसके जितने भी एसेट्स हैं ना, एसेट्स वो हैं मेरे 10 करोड़ के, और जो मेरी गुडविल है ना वो है 90 करोड़ की। तो टोटल भैया 100 करोड़ का मैंने सेल कर दिया। अब क्या हुआ, अब मैंने कहा देखो मेरे जो एसेट है, तो भैया कैपिटल गेन तो मैं, चलो ठीक है, एसेट पे जितना भी कैपिटल गेन होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मैं कैपिटल गेन देने के लिए यहाँ पर तो तैयार हूँ। लेकिन गुडविल में क्या करूँ, गुडविल तो मैंने 90 करोड़ की बेच दी, लेकिन इसकी कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो थी नहीं, ये तो मैंने मेहनत से कमाई थी। और इसमें मेहनत करने में मैंने इतना टाइम दिया, इतना खून पसीना बहाया, इतना पैसा लगाया, इतना ऑफिस में काम किया, तो उसकी तो कोई कॉस्ट होती नहीं है। तो मैं उसको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी नहीं बोल सकता, उसमें मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी नहीं बोल सकता। तो भैया मैं करूँ क्या मेरे ये 90 पे मैं तो नहीं देने वाला भैया पैसे। तो यहाँ पर कोर्ट का जजमेंट आया, कोर्ट ने बोला देखो देखो देखो, एक केस भी हुआ था, उस केस का नाम मैंने, रुको यहाँ लिखा हुआ है, एक केस था श्रीनिवासन करके, उसमें कोर्ट ने कह दिया था कि ठीक है यहाँ पर उसमें कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन लॉ बड़ा चालाक था, उसने टैक्सेशन वाले डिपार्टमेंट ने कहा हम तो लगाएंगे, पूरे के पूरे 90 पे लगाएंगे, लेकिन एक्सेप्शन दे देंगे प्रोफेशन पे। तो मैं आपको पढ़ाता हूँ, यहाँ से आपकी क्लास शुरू होती है। मैंने कहा कोई भी कैपिटल एसेट है, गुडविल ऑफ अ बिजनेस हो, नॉट प्रोफेशन, मतलब अगर प्रोफेशन के केस में आप क्या कर सकते हो, प्रोफेशन के केस में आप कह सकते हो कि कैपिटल गेन नहीं लगेगा, लेकिन गुडविल की केस में वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी, और पूरे के पूरे जो 90 करोड़ की आपकी गुडविल थी उस पर भी आपका वो लग जाएगा, कैपिटल गेन लग जाएगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ है नहीं। यहाँ पर पढ़िए मेरे साथ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स अगर आपने खुद से एक्वायर करा है उसको, गुडविल को, मैं गुडविल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर आपने खुद से एक्वायर करी है तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर सकते हो जो भी आपने अमाउंट पे किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ही बात करता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि 90 करोड़ की मैंने तो 2010 में ये गुडविल 50 करोड़ की खरीदी थी, तो आप यहाँ पर 50 करोड़ माइनस कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये 90 करोड़ की ही थी, तो क्या होगा, तो आपके केस में तो मतलब अगर आप कहोगे कि सेल्फ जनरेटेड थी, मेरी खुद की मेहनत थी, तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल हो जाएगा, तो आपको ये इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो कि है 90 करोड़, उस पर आपका टैक्स लग जाएगा। तो ऐसे मैंने आपको पढ़ाया गुडविल ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसके अलावा कोई ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम होते हैं, उसमें भी यही होता है। टीनेंसी राइट होता है, जैसे हम जो टीनेंट्स होते हैं उसको अगर बहुत टाइम तक रख ले तो उधर टीनेंसी राइट्स मिल जाते हैं उसको, हम उसको निकाल नहीं सकते। ऐसे रूल बहुत सारे स्टेट्स में है इंडिया में। स्टेज कैरेज परमिट
ये होता है रूट परमिट्स होते हैं, जो ये जनरली वो होते हैं रूट परमिट। जैसे कि मैंने बोला कि मैं जयपुर से दिल्ली तक अपनी बस को चलाऊंगा, दैट इज़ रूट परमिट। वो अगर मैं किसी को बेचता हूँ तो वो होते हैं टीनेंसी राइट, उसमें भी ये रूल लग जाता है। लूम आर्ट्स पहले के ज़माने में होते थे, जो हैंड ये लूम्स चलते थे, उसमें आपके आर्ट्स अगर लेफ्ट बच जाते थे तो आप उनको बेच दिया करते थे और आप इस गवर्नमेंट से खरीदते थे। राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, इसका मतलब है पेटेंट एंड कॉपीराइट्स। पेटेंट एंड कॉपीराइट्स आप बेचते हो तो भी ये रूल लग जाता है। राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, जैसे कि अल्कोहल लाइसेंस की मैं बात करूँ तो इसको भी आप बेचते हैं तो ये वाला रूल लग जाता है। इसमें यही होता है, अगर आपने सेल्फ जनरेटेड किया है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल हो जाएगा और आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पे टैक्स लग जाएगा। और अगर आपने ये चीज़ खरीदी है किसी से तो आपको अमाउंट जितना भी आपने पे किया है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन समझकर उतना माइनस हो जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से। अब कई केस में लोगों ने क्या कहा, कई केसों में लोगों ने कहा कि भैया अगर मैंने 1/4/2001 से पहले अगर मैंने कोई एसेट खरीदी हुई है, मतलब कोई गुडविल मेरी सेल्फ जनरेटेड है, तो आप ऐसा करिए 1/4/2001 को जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है वो मेरी गुडविल की अमाउंट ले लीजिए, उतना माइनस कर देना। तो यहाँ पर लॉ ने कहा कि 1/4/2001 से पहले की अगर आपकी गुडविल है तो वो उसका बेनिफिट भी यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, मतलब 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू आपको नहीं लेने दी जाएगी, जो कि हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में पढ़ते थे कि मिलती थी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं मिलेगी इस केस में, गुडविल वाले केस में। ये जो हमने केसेस पढ़े इसमें आपको 1/4/2001 से पहले की अमाउंट की फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 का अमाउंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा आपको एक सैबी वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिलेगा। ये क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पहले के ज़माने में क्या होता था। जैसे ये सैबी है, सैबी है हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, तो इसने क्या किया, लोगों को मेंबरशिप बांटी। तो जो भी मेंबरशिप बांटी उसके बदले कुछ स्टॉक्स दिए, शेयर्स दिए। तो जो भी शेयर्स दिए तो उनका प्राइस क्या होगा, उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। तो हमने ये माना कि उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उतना होगा जितना इस मेंबरशिप को लेने के लिए प्राइस पे किया गया है, उसका उतना ही शेयर का प्राइस माना जाएगा। क्योंकि सेबी ने तो अपने मेंबर्स को ये सारे शेयर्स फ्री में दिए थे, तो उनका प्राइस ये माना जाएगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ट्रेडिंग और क्लियरिंग राइट्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल हो जाता है। कोई भी ट्रेडिंग या क्लियरिंग राइट्स हैं अगर, तो वो ये पॉइंट अलग था उससे। इसके अलावा मैंने आपको ये चीज़ मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि फेयर मार्केट वैल्यू, अगर आपका कोई भी कैपिटल एसेट है जो कि आप 1/4/2001 से होल्ड कर रहे हैं, उससे पहले से होल्ड कर रहे हैं, तो फेयर मार्केट वैल्यू जो भी 1/4/2001 को है और जो भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो भी विच एवर इज़ हायर, तो आपका उसको बेनिफिट मिल जाएगा। एक यहाँ पर लॉ दोस्तों, लॉ में अमेंडमेंट आई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो अमेंडमेंट आई है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए होता क्या है, देखिए ध्यान से देखना। होता क्या था, अब मैंने बोला कि कोई भी आपकी अगर कैपिटल एसेट है, आपने 1/4/2001 से पहले आपने परचेज़ की हुई है, तो आप उसका फेयर मार्केट वैल्यू जो भी 1/4/2001 को है वो प्लस आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी हायर है वो ले लीजिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1/4/2000 निकाले कैसे। तो लोग क्या करते थे, 1/4/2001 जितने भी वैल्यूएशन ऑफिसर थे, चार्टेड अकाउंटेंट्स भी, हम लोग भी वैल्यूएशन ऑफिसर बन सकते हैं, हम लोग भी निकाल सकते हैं। तो भैया हम कैसे निकालें, हम क्या करते थे, 1/4/2001 को जितनी भी प्रॉपर्टी उस डेट को बिकी हैं या उस दिन के बाद या उस दिन से पहले जितनी भी प्रॉपर्टी बिकी हैं, तो हम क्या करते थे, उसके स्क्वायर फीट्स को नोट करते थे, जितने रुपए में वो बिकी हैं उनका सेलिंग प्राइस नोट करते थे, और उसका टोटल करके इसका टोटल करके एक एवरेज फिगर निकाल दिया करते थे, और उसको अपने स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई करके उतना एक फेयर मार्केट वैल्यू हम 1/4/2001 को निकाल लिया करते थे। तो चार्टेड अकाउंटेंट क्या करता था, ज़्यादातर ये एवरेज की बजाय जो प्रॉपर्टी सबसे हाईएस्ट रेट में बिकी है उसको पकड़ के अपने उसको स्क्वायर फीट में डिवाइड करके हाईएस्ट अमाउंट यहाँ पर लाने की कोशिश करता था। क्योंकि जितना हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर होगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी FVOC से माइनस होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उतना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा, उतना ज़्यादा कैपिटल गेन हमारा कम आएगा। तो वो ये करने की कोशिश करता था। अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि तुम ऐसा करो, तुम ले लो ये बेनिफिट ले लो, लेकिन 1/4/2001 को अगर उस जगह की कोई SDV है, मतलब सर्कल रेट है, तो वो उससे तुम एक्सीड नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं ले सकते। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है कि क्या हुआ,
मैंने 1986 में एक प्रॉपर्टी खरीदी 2 लाख की, फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को मैंने लिया 8 लाख का, लेकिन उस जगह का SDV सर्कल रेट था 7 लाख। ज़रूरी नहीं है हर जगह का उस टाइम पे सर्कल रेट हो सकता है उस जगह का सर्कल रेट हो 7 लाख। तो भैया मैं अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 7 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकता। एक और केस ले लेता हूँ कि अगर मेरा सर्कल रेट मान लो 9 लाख है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैंने फेयर मार्केट वैल्यू कितनी ली थी 8 लाख, सर्कल रेट था 9 लाख, तो ठीक है मैं 8 लाख ले लूँगा, जितनी मैं बता रहा हूँ उतनी ले लूँगा, फिर थोड़ी ना मैं सर्कल रेट की वैल्यू लूँगा। सपोज करो कि मान लो जो कॉस्ट है मैंने जो बनाई थी उसकी कॉस्ट ही 12 लाख रुपए थी। हो सकता है मैंने इंटीरियर्स बहुत अच्छे लगाए हों, ग्लास की चीज़ें बनाई हो, भाई साहब जिनके घर शीशे के होते हैं वो कपड़े बेसमेंट में बदलते हैं टाइप वैसा घर बनाया हो, तो मैंने बहुत महंगा घर बनाया है यहाँ पर 12 लाख का। तो क्या होगा मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सर हम तो फेयर मार्केट वैल्यू जो हमने निकाली है वही लेंगे ना। बच्चे वो वाला कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ हायर लेना होता है, जो हमने बहुत पहले पढ़ा था। तो विच एवर इज़ हायर दैट इज़ 12 लाख आपको लेना है, कहानी ख़त्म। एक केस यहाँ पर ये भी है, अगर मान लो SDV अवेलेबल ही नहीं है तो आप क्या करोगे, तो आप अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 8 लाख ही लोगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसके साथ ही हमारा ये ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा एक कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का टॉपिक मैं बता देता हूँ। क्या होता है, मैंने आपको गुडविल का केस बताया, राइट टू मैन्युफैक्चर जो कॉपीराइट पेटेंट्स का केस बताया, और राइट टू कैरी ऑन बिजनेस जो सेल ऑफ लाइसेंस जो अल्कोहल का केस बताया। इन तीनों केसेस में आपकी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा निल होती है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का बेनिफिट आप ले ही नहीं सकते इन तीनों केसेस में। ठीक है सर। इन अदर कैपिटल एसेट, ठीक है, अगर और ये दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं अब हिंदी में बता देता हूँ कि अगर कोई भी आप कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1/4/2001 से पहले करवा रहे हैं तो वो इग्नोर हो जाती है, 1/4/2001 के बाद करवा रहे हैं तो वो हमेशा सब्जेक्ट होगी, वो आपको लेनी पड़ेगी। इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि क्यों नहीं लेते हैं, तो आप ये पहले की वीडियोज़ में देख सकते हैं।